हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2026। तो आज के जितने प्रश्न बनते हैं मैं उन प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। हाल ही में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किस मुख्य कारण से किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है 4 नए श्रम कोड के कारण। प्रमुख मांग है 4 नए श्रम कोड मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा को रद्द करना। सहभागी संगठन है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा SKM। अन्य मुद्दे हैं निजीकरण का विरोध, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, मनरेगा की बहाली और बिजली संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेना। ऐतिहासिक संदर्भ यूनियनों के अनुसार यह हड़ताल लगभग 30 करोड़ श्रमिकों की भागीदारी के साथ ऐतिहासिक होने का दावा कर रही है। इसका प्रभाव बैंकिंग सेवा, AIBEA की भागीदारी, सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक उत्पादन पर व्यापक असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस विशिष्ट क्षेत्र के पास लैंडिंग साइट की पहचान की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्स माउंट के पास इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लैंडिंग की साइट की पहचान की है। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मार्स माउंट के पास लैंडिंग साइट चुनी है। यह एक सपाट चोटी वाला पर्वत है जो स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों PSR के बीच करीब है। चंद्रयान 3 के विपरीत चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी को वापस पृथ्वी पर लाना है। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट देख लेते हैं। मिशन का स्वरूप यह इसरो का पहला बहुचरणीय मल्टी स्टेप मिशन होगा जिसमें 2 अलग अलग रॉकेट LVM-3 और PSLV LVM-3 लॉन्च किए जाएंगे। लैंडिंग साइट की विशेषता यह है कि मार्स माउंट पर सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक रहता है जो सोलर पैनलों के लिए आदर्श है। प्रमुख तकनीक यह है कि अंतरिक्ष में 2 मॉड्यूल्स का वापस में जुड़ना इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती और विशेषता है। इसका पेलोड लक्ष्य यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से पानी की बर्फ और वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना। अपेक्षित लॉन्च 2027 से 28 के आसपास वर्तमान योजना अनुसार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जीवन ने 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र जीवन ने चारागाहों और पशुपालकों को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष IYRP वर्ष 2026 घोषित किया है। इसका उद्देश्य स्वस्थ चारागाहों के महत्व और दुनिया भर के लाखों पशुपालकों के अधिकारों पर आजीविका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित देश से इस पहल का नेतृत्व मुख्य रूप से मंगोलिया और 60 से अधिक देशों ने किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य सतत भूमि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पशुपालन की भूमिका को उजागर करना है। चारागाहों का महत्व यह है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 55% हिस्सा चारागाह है जो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। आर्थिक महत्व इसका है कि यह दुनिया भर के उन पशुपालकों की मदद करेगा जो मांस, दूध और फाइबर ऊन के उत्पादन के लिए इन भूमियों पर निर्भर है। संबंधित एजेंसी है इस वर्ष के कार्यान्वयन के लिए खाद्य और कृषि संगठन FAO मुख्य एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 11 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में की गई थी। यह दिन स्टेम
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रथम आयोजन यह दिवस पहली बार 2016 में मनाया गया था। नोडल एजेंसियां इसे यूनेस्को और यूएन वुमेन द्वारा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। एसडीजी का लक्ष्य है कि मुख्य रूप से एसडीजी 5 जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्वलिटी 9 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। भारतीय संदर्भ में देखें तो GATI भारत सरकार ने स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए GATI जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन जैसी पहल शुरू की है। इसका महत्व वर्तमान में है कि वैश्विक स्तर पर शोधकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 33.3% के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में 10 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े व्यापार मेले बायोफैक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 14 वर्षों के अंतराल के बाद भारत को यह सम्मान मिला है, जो वैश्विक जैविक कृषि बाजार में भारत की बढ़ती धमक को दर्शाता है। एपीईडीए के नेतृत्व में भारतीय पवेलियन में 20 से अधिक राज्यों के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स यह है कि आयोजन स्थल न्यूरेमबर्ग जर्मनी में स्थित है। आयोजन भारत की ओर से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात और विकास प्राधिकरण एपीईडीए इसकी विशेष उपलब्धि है कि भारत को 14 साल बाद पुनः कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा मिला। प्रमुख उत्पाद है कि भारत ने जैविक चावल, बाजरा और औषधि जड़ी बूटियां और जीआई टैग उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। इसका रणनीतिक महत्व है कि हाल ही में संपन्न भारत EU मुक्त व्यापार समझौते EU इंडिया FTA वार्ता के बाद यह भागीदारी सब भारतीय जैविक निर्यात के लिए द्वार खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर कौन सा नया अधिनियम लाने की चर्चा विरोध का कारण बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम अधिनियम 2025। ग्राम अधिनियम 2025 केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर लाने की योजना बन रहा है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि VBG रामजी एक्ट 2025 पारित किया है, जिसने 20 साल पुराने मनरेगा अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित कर दिया है। यह कानून ग्रामीण परिवारों को साल से 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। विपक्ष और ट्रेड यूनियनों द्वारा इसका विरोध मुख्य रूप से राज्यों पर बढ़ते 40% वित्तीय बोझ और मांग आधारित ढांचे में बदलाव को लेकर किया जा रहा है। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025। प्रमुख बदलाव कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। फंडिंग पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात 60 अनुपात 40 पहले मजदूरी का 100% केंद्र देता था। पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए यह 90 अनुपात 10 है। बुआई और कटाई के दौरान 60 दिनों तक कार्य रोकने का प्रावधान किया गया है ताकि कृषि श्रम प्रभावित न हो। तकनीकी निगरानी इसमें AI आधारित धोखाधड़ी पहचान, जियो टैगिंग और अनिवार्य बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली दिव्यांग महिला जज नियुक्त कर इतिहास रचा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। थान्या नाथन ने केरल की पहली दिव्यांग महिला जज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और हाल ही में
मुंशी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला। थान्या की यह उपलब्धि न्यायपालिका में समावेशिता और बंधुता को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इनका व्यक्तित्व थान्यानाथन श्रेणी में प्रथम महिला जज केरल की बनी है। मुंशी मजिस्ट्रेट की पहली महिला जज बनी है। संवैधानिक संदर्भ, यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और दिव्यांग जनन अधिकार अधिनियम 2016 की भावना को पुख्ता करती है। मिसाल इसकी यह है कि इससे पहले तमिलनाडु के एस सेल्वा मुथु और कर्नाटक के शिव कुमार जैसे दिव्यांग न्यायाधीशों ने भी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन केरल में थान्या यह गौरव हासिल करने वाली पहली महिला है। चर्चा का कारण यह है कि उनकी सफलता ने विशेष रूप से न्यायिक परीक्षाओं के दिव्यांग जनों के लिए स्क्राइब और सहायक तकनीकों के उपयोग पर सकारात्मक बहस शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी यूनियन बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर विजय आनंद को सिटी ऑफ बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 9 फरवरी 2026 को एक पत्र के माध्यम से आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वह 1 मई 2026 से कार्यभार संभालेंगे। विजय आनंद वर्तमान एमडी और सीईओ एंड कामाकोडी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। इनका कार्यकाल 1 मई 2026 से 3 वर्ष के लिए होगा। अनुभव, बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन में 28 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है। इनके नियुक्ति से पहले वे इसी बैंक में कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में कार्यरत थे। आरबीआई द्वारा 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष का निश्चित वेतन स्वीकृत किया गया है। बैंक का विवरण है कि सिटी यूनियन बैंक भारत के सबसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई पादप प्रजाति डिक्लिप्टेरा पैखलिका खोजी गई है। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। यह अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें डिक्लिप्टेरा पैखलिका खोजी गई है। तेलंगाना के हनुमकोंडापुर में वारंगल जिले में स्थित पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में एक नई औषधि पादप प्रजाति डिक्लिप्टेरा पैखलिका खोजी गई है। यह खोज नई औषधि पादप प्रजाति या वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए एक दल द्वारा खोजी गई है। यह अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और पाखल झील, जो मानव निर्मित है, के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। हनुमकोंडा वारंगल जिले में स्थित है। क्या स्थित है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लिप्टेरा पैखलिका। यह एक्यूनथेसी परिवार से संबंधित पौधा है। पाखल झील का निर्माण काकतीय शासक राजा गणपत देव के द्वारा किया गया था। पाखल झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? काकतीय शासक राजा गणपत देव के द्वारा किया गया था, जो कि इनके शासन काल में ही यह हुआ था। वनस्पति का प्रकार यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ तेंदुआ, साभार, नीलगाय और चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। इसे 1952 के वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में टाइटेनिडीओप्स कोल्हापुरेंसिस नामक एक नई प्रजाति खोजी है। यह क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। यह एक मकड़ी है जिसका नाम खोजा गया है टाइटेनिडीओप्स कोल्हापुरेंसिस नाम से। भारतीय शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पन्हाला में, जो कि कोल्हापुर में पड़ता है,
ट्रैप डोर स्पाइडर की एक नई प्रजाति खोजी है जिसे टाइटेंड्रीओप्स कोल्हापुरेंसिस नाम दिया गया है। यह मकड़ी जमीन में गड्ढा बनाकर उस पर एक ढक्कन जैसा द्वार बनाती है जिसका उपयोग वह शिकार पकड़ने और छिपने के लिए करती है। यह खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। ट्रैप डोर मकड़ी यह किस प्रजाति की है? ट्रैप डोर प्रजाति की यह मकड़ी है। मकड़ियां जाल नहीं बुनती बल्कि मिट्टी और रेशम से बने कपाट द्वार वाले बिलों में रहती हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र उत्तरी पश्चिमी घाट में स्थित है। इस प्रजाति का नाम खोज स्थल कोल्हापुर के सम्मान में रखा गया है। इसका महत्व है कि इडियोपिडे परिवार से संबंधित है जो पारिस्थितिकी तंत्र में कीट नियंत्रण के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया था। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय भविष्य की सरकारों का आकार देना शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था। यह इस आयोजन का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण था जिसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने और 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। इसका आयोजन स्थल दुबई यूएई प्रतिवर्ष यही आयोजित होता है। इसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों को आकार देना। सहभागी देश 85 अंतरराष्ट्रीय संगठन, 87 नोबेल पुरस्कार विजेता और 700 प्लस वैश्विक सीईओ भाग लिए। इसका महत्व यह है कि यह शिखर सम्मेलन सरकारों के भविष्य के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जहां नवाचार और तकनीकी समाधानों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान भारतम मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ज्ञान भारतम संस्कृत मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है। ज्ञान भारतम मिशन संस्कृत मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान प्रणालियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना। इसके तहत देश भर के संग्रहालयों और पुस्तकालयों में मौजूद दुर्लभ ग्रंथों को आधुनिक तकनीक, एआई और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आम जनता और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत की 30 लाख से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण और उन्हें सुलभ बनाना। प्रौद्योगिकी इसमें प्राचीन लिपियों को पढ़ने के लिए एआई आधारित ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। संबंधित संस्थान इस मिशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NAM और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के माध्यम से किया जा रहा है। इसका प्रमुख लक्ष्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा IKS को वैश्विक स्तर पर पुनर्जीवित करना और शोध को बढ़ावा देना है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा में स्थित किए गए हैं। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव गोवा में स्थापित है। गोवा के अस्वेम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव स्थापित किया गया है। यह उन पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है जो तकनीक का उपयोग करके कहीं से भी काम करते हैं। गोवा सरकार ने इसके लिए डिजिटल घुमंतू वीजा की भी वकालत की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क फ्रॉम एनीवेयर संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य है कि क्रिएटिव इकोनॉमिक को बढ़ावा देना और पर्यटन को केवल छुट्टियों तक सीमित न रखकर काम से जोड़ना। इनकी सुविधाएं हैं हाई स्पीड इंटरनेट, सहकारी स्थान और समुदाय आधारित आवास। इसका महत्व यह भारत को वैश्विक रिमोट वर्क मानचित्र पर स्थापित करता है, जैसे इंडोनेशिया का बाली या पुर्तगाल के गांव। सरकारी पहल इसे गोवा के गोवा रूरल एंड एग्रीकल्चर मिशन के साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को भूविज्ञान का नोबेल कहे जाने वाले क्रिफोर्ड
क्रेफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान का नोबेल कहे जाने वाले क्रेफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।